Hello and good morning all of you. Welcome to the Alpha IAS Academy's UPSC Environment Series, and we are at lecture 23. We were discussing about the protected areas. We have seen national parks, wildlife sanctuary, who notifies it, the level of protection it gets under different acts, under which act, the Wildlife Protection Act के अंदर वो नोटिफाई होते हैं सबके सब. तो वो सब हमने देख लिया है. तो बेसिकली उसके बाद हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखी थी. तो बेसिकली उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. तो एक और कंजर्व करने का एक और तरीका है हमारे पास, वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. दो की हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? इट वॉज अ कॉन्सेप्ट पुट फोर्थ बाय नॉर्मन मायर्स. 1988 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया. बेसिकली देखो, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हॉटस्पॉट्स, एक होते हैं कोल्ड स्पॉट्स. डिफरेंस क्या है? हॉटस्पॉट्स को क्वालिफाई करने के लिए हमने दो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखे हैं कि भैया आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो ही आप हॉटस्पॉट के अंडर आएंगे. तो दो क्राइटेरिया कौन कौन से? एक है स्पीशीज एंडेमिज्म, एक है डिग्री ऑफ थ्रेट. देखो, एंडेमिक स्पीशीज क्या होते हैं कि वो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं. मतलब मैं बोलता हूँ कि एक पर्टिकुलर XAE 311, ठीक है ये किसी का नाम भी है, ठीक है. XAE 311 जाकर देखना क्या होता है. मान लेते हैं XAE 311 एक टाइप का स्पीशी है, ठीक है, एक टाइप का स्पीशी है. ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है और दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है. तो ये XAE 311 स्पीशी जो क्या हो जाएगा, ये वेस्टर्न घाट्स का एंडेमिक स्पीशी हो जाएगा कि ये सिर्फ वहीं पाया जाता है. तो स्पीशीज एंडेमिज्म एक क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया एनिमल्स रिलेटेड नहीं है, वो प्लांट्स रिलेटेड है, और वो भी वेस्कुलर प्लांट्स. हमने आपको बताया था डिफरेंट ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स सब पाए थे, वेस्कुलर प्लांट्स जिसमें कि स्टेम होती है, ठीक है. It must contain at least 1500 species of vascular plants which are endemic to that particular area. ठीक है भाई, पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि 1500 हमें वेस्कुलर प्लांट की ऐसी स्पीशीज चाहिए जो सिर्फ वहीं उस एरिया में पाई जाती हों, एंड दैट विल अमाउंट ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 0.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल. तो टोटल पौधे ऐसे पाए जाते हैं वो 0.5 से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, बट वो याद करने की जरूरत नहीं है. तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा? 1500 स्पीसीज चाहिए हमें किसके? वेस्कुलर प्लांट के, जो सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हों. देन डिग्री ऑफ थ्रेट. डिग्री ऑफ थ्रेट कितना होना चाहिए कि जो उसका ओरिजिनल हैबिटेट था उसका 70% हैबिटेट जो है लॉस हो जाना चाहिए, ठीक है. मान लिया अगर शुरू में 100 था तो अब 30 ही बचा है, या 29 बचा है, या 28 बचा है, तो 70% जो है लॉस हो गया है. जब कोई भी एरिया इन दो क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर जाएगा वो बुलाया जाएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है. अब क्या होगा बायोडाइवर्सिटी में? हॉटस्पॉट में एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है. अब क्या वो कुछ हॉटस्पॉट्स ले लिए हमने, ऐसे हमने 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मिल गए. उसमें से भी हमने देखा कि यार कुछ जो हॉटस्पॉट्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. नॉर्मल जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं 36 में से कुछ 8, 10, 12, 13, 14, 15 में ऐसे दिखे जिनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी. तो उन्होंने कहा कि यार इन्हें तो और ज़्यादा प्रिजर्व करना पड़ेगा, ये तो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है. तो उन्हें हमने बोल दिया हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स, ठीक है, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स. वो हॉटस्पॉट्स में भी हॉटेस्ट हैं, वहाँ पे डाइवर्सिटी और ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे एंडेमिक प्लांट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे एंडेमिक वर्टिब्रेट्स ज़्यादा हैं. मतलब ये अब हमारे 5 क्राइटेरिया है जो हम लोग देखते हैं बेसिकली: एंडेमिक प्लांट्स, एंडेमिक वर्टिब्रेट्स, एंडेमिक प्लांट्स टू पर एरिया, उस एरिया में पर एरिया में कितने एंडेमिक प्लांट्स हैं, और एंडेमिक वर्टिब्रेट्स पर एरिया रेशियो. ये रेशियो देखते हैं, और एरिया जो होता है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर का होता है, मतलब 100 बाय 100 किलोमीटर का, ठीक है. एंड रिमेनिंग प्राइमरी वेजिटेशन एज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्सटेंट, ठीक है. तो बेसिकली याद रखने कहीं दिया भी था, बट हमने सोचा कि हम इस टॉपिक को एटलीस्ट अल्फा IAS के जो मटेरियल उसमें ऐड कर दें. ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा. हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स जो है ये चीज़ होती है, 5 क्राइटेरिया पर हम इसको डिसाइड करते हैं. ऐसे ही 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हमने आइडेंटिफाई कर लिए. जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से हैं. मेडागास्कर, फिलीपींस, सुंडालैंड, ब्राज़ील, अटलांटिक फॉरेस्ट, करीबियन, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स, इंडिया में वेस्टर्न घाट, श्रीलंका वाला जो रीजन है, देन ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ टांजानिया, केन्या. तो ये जो 8 हैं ये हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं. इंडिया में जो है 4 हॉटस्पॉट्स तो एक ही है मेरे ख्याल से, ठीक है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका. सुंडालैंड पे क्या आना है यार, सुंडालैंड थोड़ा सा क्या है कि हम जो निकोबार वाला एरिया है उसको सुंडालैंड में ले लेते हैं. अब हमने बहुत रिसर्च की इस पर कि इंडिया में 4 लें या 3 ही लेते, वो 3 तो होंगे,
ठीक है। तो बेसिकली आप 4 मान के चलिए, जो ये निकोबार वाला एरिया है ये भी सुंडा लैंड में ही ले लेते हैं, क्योंकि वहीं से वो स्टार्ट हो रहा होता है, बस एकदम टिप से यहाँ से ना। अगर ये इंडिया का मैप लो आप, तो यहाँ पे आपके ऐसे ऐसे आइलैंड्स आ जाएंगे, निकोबार ये एकदम टिप वाला जो एरिया है यहाँ से सुंडा लैंड स्टार्ट होता है, तो उसको भी मान लेते हैं बेसिकली। तो इंडिया में इसलिए 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गए, और उसमें से 2 जो है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है। तो देख लीजिए आप कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी, कितनी ज़्यादा है और वो कितनी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं इंडिया में? आपके हिमालयाज, देन इंडो बर्मा रीजन। मैं अगर मैप बनाऊँ आपको, देखो मेरा मैप थोड़ा सा ख़राब है तो मुझे माफ़ करना थोड़ा सा, तो दोबारा छोटा सा बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ले लिया, ये आपका थोड़ा ऊपर वाला तो मेरे से कभी नहीं बनता, ठीक है। वेरी सॉरी फॉर द बैड मैप, बट आपको समझाने के लिए देखो ये हिमालय वाले रीजन आ गए यहाँ तक पूरा आपका, ठीक है, पटकाई बूम तक, ठीक है। देन इंडो बर्मा रीजन, ये आपका मिजो हिल्स, त्रिपुरा वाले, ये नीचे यहाँ से म्यांमार की तरफ चला गया ये वाला एरिया। तो 1 2, देन आपका ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर नीचे केरला तक, अनामलाई हिल्स तक आ गया, ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। देन सुंडालैंड, सुंडालैंड में आपको दिखाया अगर ये अंडमान निकोबार के एकदम टिप पे, ठीक है। अगर ये अंडमान निकोबार तो यहाँ पे ये निकोबार सुंडालैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सुंडालैंड हो गया। अब बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स, देखो बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स क्या होते हैं? बेसिकली वहाँ पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है वो लो होती है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कम है, बट वहाँ पे वो भी जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं हाई रेट ऑफ हैबिटेट लॉस। वहाँ पे भी जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है या बहुत हाई रेट पे हो रहा है, इसलिए उसे प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीशी पाया जाता हो, एंडेमिक स्पीशी पाया जाता हो, 2-3 टाइप के, बट ठीक है बायोडाइवर्सिटी कम है, लेकिन एक X33322 एक प्लांट है जो सिर्फ वहीं पाया जाता है, ठीक है। तो उसे भी तो प्रिजर्व करना है, तो हमें बेसिकली उस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट बना दिया बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स की। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वहाँ का हैबिटेट लॉस बहुत जल्दी से हो रहा है, तो और वहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्लांट पौधा है जो कि थ्रेटेंड है या वहीं पाया जाता है, तो उसको बचाने के लिए हमने बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स का कॉन्सेप्ट बनाया। अब फिर एक चीज़ हमने और बना दी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बेसिकली यूनेस्को के अंडर आती है, यूनेस्को ही इन्हें डिक्लेयर करता है, यूनेस्को एक लिस्ट निकालता है, उस लिस्ट में जो साइट्स होती हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो जाती हैं। उनकी जो है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो कन्वेंशन है उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। बेसिकली इसको अडॉप्ट किया गया था 1972 में, 1975 में इसको एनफोर्स किया गया, एंड ये बेसिकली प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क कि ठीक है यार देखो ये सब चीज़ें जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंस है ह्यूमंस के लिए, तो आप सब जो है मिलके इंटरनेशनली आप सब कोऑपरेट करें दूसरे को मिलके और इनको बचाएं। और इनफैक्ट जो फर्स्ट हेरिटेज साइट थी वो 1978 में पब्लिश की गई थी, जो पहली लिस्ट थी, ठीक है। अब उसके भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, 10 क्राइटेरियाज उन्होंने दे रखे हैं, उसमें से एक भी क्वालिफाई कर जाओगे तो आप वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ जाओगे। आप रुक के इसको पॉज करके यहाँ पे 10 क्राइटेरियाज पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा इसको पूरा पढ़ने में। बेसिकली नेचुरल भी है इसमें और ह्यूमन मेड भी हैं, जैसे टू रिप्रेजेंट अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस। तो ये एक अब क्या होगा, अगर एग्जामिनर कभी दे दिया कि ये क्राइटेरिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट नापने का, तो आप सोचोगे यार ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये भी है, तो आप एक बार इसको बस जस्ट गो थ्रू कर लें यहीं पे रोक के लेक्चर को, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग उसके बाद आप यहाँ पे दूसरी बार रुकें और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में इसको भी पढ़ लें और बेसिकली देख लेंगे ये साइट्स कहाँ कहाँ हैं। मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता रखा है कि जो आपका स्टेट है सबसे पहले वो साइट्स याद करें, फिर उसके जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं आपके वो साइट याद करें, और फिर जो सबसे दूर दराज के स्टेट्स हैं आपके उसको याद करें, इससे आपको याद रहेगा। और इसको बार बार गो थ्रू करें, उसके बाद आ जाएंगे, क्योंकि यार ये सब ना कभी भी आ जाते हैं और ये सब मतलब वो है कि ये सब फुल टॉस है, मतलब सीधा आपको जैसे ही आएंगे छक्के मारने ही मारने हैं। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, 39 नंबर ऑफ साइट्स आर 39। अब क्या हुआ कि हमने प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए, अभी तक हम एरियाज की बात कर रहे थे, अब हम आ जाएंगे पर्टिकुलर स्पीसी पे। हमने बोला कि यार ठीक है हमने एरिया तो प्रिजर्व कर दिया, बट इतना नुकसान हो चुका है कि हमें अब जो है ह्यूमंस का सपोर्ट चाहिए इनको तो वापस आने के लिए, नहीं तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे अगर हम इसको आज भी अगर हम इसको नेचुरल हालत पे छोड़ दें तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने प्रयास किए कि उनकी जो स्थिति है उसको बेहतर बनाया जा सके। और स्थिति को बेहतर कैसे बनाओगे आप, कि उनके नंबर बढ़ाए जाएँ। तो इसीलिए 1972 में हम लोग लाए
प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि हुआ क्या कि जब 1900 हुआ, 1900 में हमारे पास 40,000 टाइगर्स थे। खैर इंडिया एक ऐसी कंट्री है सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 40,000 टाइगर्स थे हमारे पास। अब क्या हुआ कि ये नंबर डिक्लाइन हो गया 1972 में 1800 में, और अगर वहाँ से इसको नहीं बचाया जाता, बहुत अच्छा था कि वहाँ से इसको रिवर्स किया गया, और अगर इसको वहाँ से नहीं बचाया जाता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती और टाइगर जो है हो सकते एक्सटिंक्ट भी हो सकते थे, ठीक है, टाइगर जो है एक्सटिंक्ट भी हो सकते थे इंडिया से। तो बेसिकली 1972 में हमने रोल आउट कर दिया कि यार चलो ठीक है प्रोजेक्ट टाइगर बना लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर के 2 ऑब्जेक्टिव मेनली थे। एक तो बट ऑब्वियस, टाइगर की जो पॉपुलेशन है उससे बचाना फॉर द साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चर, इकोलॉजिकल वैल्यू। दूसरा देखो बड़ा याद रखना, क्योंकि यार ये ना ये सब ऑब्वियस चीज़ें नहीं होती है, और जो ऑब्वियस नहीं होता वहाँ पे आप गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टू प्रिजर्व फॉर ऑल टाइम्स द एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज अ नेशनल हेरिटेज फॉर बेनिफिट एजुकेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द पीपल, बस, ठीक है। नाउ इंडिया में 52 टाइगर रिजर्व है। लेटेस्ट जो था वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व था, वो राजस्थान में है। बेसिकली उसको वो देख लेना, रणथंभौर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए वो बनाया गया है। अच्छा, टाइगर रिजर्व जो है बेसिकली इसमें भी जो टाइगर रिजर्व आप बनाते हैं तो बेसिकली 2 चीज़ें बनती हैं इसमें, जैसे हमने बायोस्फीयर में पढ़ा था, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, एक कोर होता है, एक बफर होता है। भाई कोर तो वही हो गया कि यहाँ पे आप जो है कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोर में जो है आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बफर जो है बेसिकली जहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल्स का एक टाइप का आप सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं कि वो साथ रह सकें, ठीक है, वो साथ रह सकें, तो आप प्रमोट करते हैं। अब कोर एरिया को जो है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है। बफर एरिया को जो है इसमें जो है इसके जो बफर एरिया का जो मतलब कहाँ बफर एरिया बनेगा, जो उसकी बाउंड्री है उसको जो है ग्राम सभा की कंसल्टेशन में ग्राम सभा की कंसल्टेशन के साथ एक्सपर्ट कमेटी की सलाह के साथ नोटिफाई किया जाता है। तो बेसिकली कोर में ग्राम सभा की कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बट जब आप बफर जोन बनाते हैं टाइगर का तो वहाँ पे ग्राम सभा की कंसेंट आपको लेनी होती है, ठीक है, आप वहाँ पे ग्राम सभा की कंसल्टेशन लेते हैं। अब जब आप कोर एरियाज बनाएंगे ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आप सब कुछ बैन कर देंगे। द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स शुड नॉट बी अफेक्टेड इन वाइल मेकिंग अ कोर एरिया। जब कोर एरिया बनेगा, जो कोर एरियाज में जो वहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रह रही हैं या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रह रहे हैं, उनके राइट्स अफेक्ट नहीं होते हैं कोर एरिया में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आपने एक बार टाइगर रिजर्व बना दिया तो भैया आप उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको ऑल्टर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस एक रिकमेंडेशन हो आपके पास किसकी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, ठीक है, और उसको अप्रूव कौन करेगा, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बेसिकली 2006 में अमेंडमेंट किया गया था, जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसमें 2006 में एक अमेंडमेंट किया गया और बोला गया कि भैया एक NTCA बनाई जाए, ठीक है। NTCA कौन हेड करता है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो होते हैं वो उसको हेड करते हैं बेसिकली, और जो उसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होते हैं वो उसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हेड करते हैं, द PM हेड्स द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। एंड नो स्टेट गवर्नमेंट शैल डी नोटिफाई अ टाइगर रिजर्व एक्सेप्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट विद द अप्रूवल ऑफ NTCA एंड अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो NTCA एंड नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ दोनों का आपको अप्रूवल चाहिए। तो NTCA हमने आपको बता दिया कि अमेंडमेंट से बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट उनके चेयरपर्सन होते हैं, जो उसी मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके मेंबर होते हैं, एक सेक्रेटरी होते हैं जो कि सेक्रेटरी जो उस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं। उसकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भैया ठीक है आप टाइगर कंजर्वेशन प्लान को अप्रूव करना, ठीक है, सस्टेनेबली डेवलप करना इकोलॉजी को, बेसिकली जो भी टाइगर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर अप करना। देन एस्टिमेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। अब बेसिकली
बेसिकली एस्टिमेशन क्या करना होता है। एस्टिमेशन भी क्या होता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती थी पहले की कुछ और टेक्निक्स थी, अब की कोई और टेक्निक्स आई गई है। अब बेसिकली हुआ क्या है कि जो पहले की टेक्निक्स थी और अब जो टेक्निक्स हैं, अब आपके पास सेटेलाइट्स हैं, रिमोट सेंसिंग कर सकते हो, कैमरा ट्रैप्स लगा सकते हो। कैमरा ट्रैप्स ऐसे लगते हैं कि पेड़ पे जाके कैमरा लगा देते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है, फिर उसको जाकर खोल के लेके आते हैं, फिर उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि टाइगर के जो शरीर होते हैं उस पर स्ट्राइप्स बने होते हैं, स्केल्स, और ये माना जाता है कि ये स्ट्राइप्स जो हैं ये यूनिक होते हैं टू ईच टाइगर, ठीक है। तो इन स्ट्राइप्स को स्टडी करके भी उनकी पॉपुलेशन का पता लगाया जाता है, बल्कि इसी का इस्तेमाल किया जाता है कि ये टाइगर जो है उस वाले टाइगर से डिफरेंट है, उनके नाम रख दिए जाते हैं, और ये कैरी आउट किया जाता है। एक प्रोग्राम है एम स्ट्राइप्स। तो एक्चुअली बेसिकली जो टाइगर सेंसस है वो बेसिकली 3 फेजेस में आप उसको काउंट करते हैं। सबसे पहले फेज में एक पग मार्क सेंसस टेक्निक होती है। देखो पग मार्क क्या होता है कि जहाँ टाइगर गया तो ऐसे मार्क्स वो छोड़ते हुए जाता है, तो उसको देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और काउंट करते हैं। फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल ये खुद पैदल जाके करते हैं। देन ये फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में ये सब काम हो जाता है। फिर फेज़ 3 में बेसिकली जो एम स्ट्राइप्स मैंने आपको बताया, कैमरा ट्रैप्स जो लगाए होते हैं उनको स्टडी किए जाते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है कई जगह जहाँ पे डीएनए मिल जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको डीएनए अवेलेबल होते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है। एम स्ट्राइप से जो आपको डाटा मिला होता है उसको आप देखते हैं, और इन तीनों को मिला के लास्ट फेज़ में इन तीनों को मिला के आपके पास एक डाटा आ गया। और लास्ट फेज़ में आप क्या करते हैं, बेसिकली अब हर जगह तो कैमरा ट्रैप्स नहीं लगाए जा सकते, या हर जगह जाया भी नहीं जा सकता बहुत सारा, क्योंकि भाई इतने हज़ार किलोमीटर के या 500 किलोमीटर के एरिया होता है, कौन नापेगा। तो बेसिकली आप उसी डाटा को एक्स्ट्रापोलेट कर देते हो एरियाज़ का जहाँ पे आपके पास डाटा नहीं है। तो इस तरीके से जो है टाइगर सेंसेक्स होता है। देन इसमें टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल होती है, एक पगमार्क सेंसस टेक्निक कि आप ये पगमार्क होते हैं उसे देखते हो, उसकी फ़ोटो खींचते हो, कैमरा ट्रैप्स लगाते हो उससे जो इनके स्ट्राइप्स को स्टडी करने के लिए, देन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हो बेसिकली। और ये करता कौन है, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं स्टेट के सेंटर के, वो मिल बांट के सब काम करते हैं। तो लास्ट हर 4 साल में सेंसेक्स होता है। 2018 में हुआ था लास्ट टाइम, तो 2018 का डाटा हम आपको बताते हैं। तो बेसिकली 2014 में उससे पहले हुआ था तो 2226 2226 पॉपुलेशन थी। जब 2018 में टाइगर सेंसस हुआ तो देयर पॉपुलेशन हैज़ रिजन टू 2967 विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ 714 इंडिविजुअल। तो मतलब लगभग 33%, 1/3 पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो ये देखिए कंजर्वेशन का फ़ायदा तो होता ही है, ठीक है। आपने एक प्रोग्राम बनाया, एक प्रोग्राम रोल आउट किया, तो बेसिकली जो कंजर्वेशन था, कंजर्वेशन से आपको फ़ायदा तो होता ही है। 33% बढ़ा दी। इसमें भी जो सबसे अच्छा स्टेट जिसने परफॉर्म किया वो था मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वहाँ पे लगभग 218 इंडिविजुअल इंक्रीज़ हुआ। आज वहाँ जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 526 है। देन कर्नाटका एंड उत्तराखंड, ठीक है, ये सब टॉप परफॉर्मर्स थे इन 2018 सेंसेक्स ऑफ टाइगर। देन एम स्ट्राइप्स, देखो एम स्ट्राइप कुछ नहीं है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर टाइगर्स एंड इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ को इम्प्लीमेंट कौन करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 2010 में लाया गया था। मैंने आपको बताया कि स्ट्राइप्स को स्टडी किया जाता है बेसिकली, इसमें वाया जीपीएस से उनको मार्क, उनकी जो लोकेशन होती है जैसे मार्क भी किया जाता है। कई बार क्या होता है कि पॉसिबल होता है कि जीपीएस कॉलर्स लगा दिए जाएँ। तो अब क्या होता है कि बेसिकली टाइगर, अगर आपने एक मूवी आई थी शेरनी मूवी देखी आपने, विद्या बालन जी की मूवी थी, बड़ी अच्छी मूवी थी। पीपल एस्पायरिंग फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज शुड सी इट, है ना, बड़ी अच्छी मूवी थी। उसमें वो एक शेरनी होती है, उसकी जो मूवमेंट होती है उसको मार्क करते हैं। तो मेरे को वहीं से पता लगा था कि पर्टिकुलर मूवमेंट में ही, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक जो टाइगर है वो मूव करता है। तो उसको वो मार्क कर लेते हैं और देखते जाते हैं कि हाँ ठीक है ये वही टाइगर है। उससे क्या होगा कि अगर एक उसने पर्टिकुलर पाथ फॉलो किया तो ये वही टाइगर है, ठीक है। तो और आप उसके स्ट्राइप्स चेक कर लेते हैं। कई बार स्टेप्स नहीं दिखते, उतने विजिबल नहीं हो पाते कैमरा ट्रैप में, कैमरा ट्रैप टूट जाता है। कभी कभार बंदर आ गए तो बंदर उसको झुका देते हैं, तो कैमरा ट्रैप्स भी इतने पॉसिबल नहीं है। तो वो बेसिकली कैमरा ट्रैप्स, वर्कमार्क टेक्निक्स, जीआईएस से जो आपको डाटा मिला उसको कलेक्ट करके उसको सिंक में ला के तब आप एक डेटा निकालते हैं। तो टाइगर सेंसेक्स इज़ नॉट अ वेरी ईजी थिंग टू डू। एक एम स्ट्राइप्स ऐप है जो कि एक्चुअली बेसिकली वो लेके चलते हैं, तो मार्क करते हुए चलते हैं उसमें जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, ताकि बेटर डाटा मिल सके। तो जब डाटा मिलता है तो अब ठीक है, वो एग्जैक्ट फिगर तो कभी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो चलता है, बट ये सब टेक्निक्स हैं जो टाइगर एस्टिमेशन में काम आती हैं। पर टाइगर को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत पड़ गई हमें ऐसे। देखो टाइगर जो है सबसे ऊपर है। अगर हम फूड चेन की बात करें तो इट इज़ अ प्रीडेटर स्पीशी,
ठीक है, एंड इट इज़ एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, और ये एक हैबिटेट असेसमेंट एंड प्रे एस्टिमेशन में हमें काम करता है, एंड मोर देन वर्ल्ड 80% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स आर इन इंडिया, एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अस टू सेव इट। देन इंटरनेशनल स्टेट इनिशिएटिव है ग्लोबल टाइगर फोरम बेसिकली, ठीक है, एंड ग्लोबल टाइगर फोरम में क्या है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो टाइगर बियरिंग कंट्रीज हैं, बेसिकली जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो म्यांमार वगैरह है नीचे कंट्रीज लगी हुई, वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स होते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली हमने एक फोरम बना लिया कि ठीक है, जहाँ जहाँ जो कंट्री जहाँ टाइगर बहुत ज़्यादा थे उन टाइगर्स को मिला के हमने फोरम बना लिया, उसको हमने ग्लोबल टाइगर फोरम का नाम दिया, और 2022 में रशिया में उसकी समिट भी होनी है 2022 में, ठीक है। देन अब बात करते हैं प्रोजेक्ट लॉयन के। प्रोजेक्ट टाइगर, देखो प्रोजेक्ट टाइगर क्यों इंपॉर्टेंट हमने आपको सबसे डिटेल में बताया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये अभी तक, और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, तो इसको स्टडी बहुत डिटेल स्टडी बहुत ज़रूरी है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो है ही है वो। देन प्रोजेक्ट लायन, देखो लायन जो है, जो प्रोजेक्ट लायन है बेसिकली ये एशियाटिक लायन है। एशियाटिक लायन जो है एक तो वो एंडेंजर्ड है, और इंडिया में सिर्फ वो एक ही जगह पाया जाता है, दैट इज़ गिर नेशनल पार्क इन गुजरात, ठीक है, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, IUCN स्टेटस उसका एंडेंजर्ड है, ठीक है। करंटली ओनली फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 674 एशियाटिक लायन एग्जिस्ट इन ऑल, एंड गिर नेशनल पार्क के बाद अब बेसिकली उसको और एक्सपेंड किया जा रहा है कि और जगह भी लायंस को रखा जाए। अब अच्छा, टाइगर में एक चीज़ याद रखिएगा, टाइगर में जो बेसिकली और कैट्स होती हैं, लेपर्ड वगैरह, उनको एस्टिमेट नहीं किया जाता है, ठीक है, वो अलग हैं। टाइगर्स में सिर्फ टाइगर को एस्टिमेट किया जाता है, प्रोजेक्ट जो टाइगर सेंसेक्स होता है उसमें। आप ये मत सोचिए कि हमने लेपर्ड वगैरह को भी गिन लिया, चीता वगैरह को। चीता तो खैर अभी इंडिया में है ही नहीं, एक्सटेंट अभी आ ही रहा है, नामी भी ऐसे, उसमें भी पता नहीं अभी बवाल चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो भी कुनू पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही आ रहा था। तो बेसिकली प्रोजेक्ट लाइन को भी वहाँ पे रिलोकेट करने की कोशिश की जा रही थी। उसके अलावा भी 6-7 साइट हमने मार्क की हुई हैं, जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी साइट से। माधव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, दैन जयसोर बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एडजॉइनिंग लैंडस्केप जो कि गुजरात में है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली प्रोजेक्ट एलिफेंट। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है। लगभग 27,000 एशियन एलिफेंट्स हैं हमारे पास। 3 टाइप के एलिफेंट होते हैं, हम जल्दी से भी आपको बताएंगे। कर्नाटका के पास हाईएस्ट पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जो आपके हाथी हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कर्नाटका में, उसके बाद असम में, उसके बाद केरला में, ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है एलिफेंट्स के साथ? एलिफेंट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा होती है, और हाथी जब आपके पीछे भागता है ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स, टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। इसके लिए हमने एक चीज़ बनाई, एलिफेंट कॉरिडोर। एलिफेंट कॉरिडोर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये एक जंगल का पार्ट था, आपने एक रोड निकाल दी इसके नीचे से। अब ये क्या था? ये हाथियों की क्रॉसिंग थी। रात को 11 बजते थे, यहाँ से हाथी क्रॉस होते थे, जो गाड़ियाँ यहाँ से आती थी, या तो गाड़ियाँ तो क्या ही मारेंगे उन्हें, वो गाड़ियों को तोड़ देते थे। हुआ क्या? यहाँ पे एलिवेटेड फ्लाईओवर बना दिया गया, और अब इसके नीचे से हाथी जाते हैं। तो क्या हुआ? मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गई, और ये जो कॉरिडोर बना नीचे से, उसको बोलते हैं एनिमल कॉरिडोर्स, या एलिफेंट के केस में एलिफेंट कॉरिडोर्स, ठीक है। अब ये अंडरग्राउंड, ये कॉरिडोर जो अंडरग्राउंड में होते हैं, गाड़ियाँ अंदर जाएँ और हाथी ऊपर से चले जाएँ, तो बेस कैसे भी हो सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया ये था कि मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जाए। एक जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की उसकी 2017 की रिपोर्ट है, वो कहती है कि लगभग एलिफेंट्स ने लगभग 400-450 पीपल को मार दिया था, और रिटेलिएशन में लगभग 100 एलिफेंट्स मारे गए थे। और उसके लिए एक प्रोग्राम भी चलाते हैं, माइक प्रोग्राम, क्योंकि इलीगल हंटिंग जो उनके टस्क होते हैं, ठीक है, उसकी बड़ी इलीगल डिमांड है भैया, तो उसके लिए उनको मार दिया जाता था। तो हमने उसको रोकने के लिए एक माइक प्रोग्राम बनाया, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ये बेसिकली इंटरनेशनल प्रोग्राम है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू साइट्स। साइट्स स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंड इट स्टॉप्स और प्रोहिबिट्स द इलीगल हंटिंग ऑफ द एलिफेंट्स, ठीक है। तो एलिफेंट जो है कीस्टोन स्पीसी भी है। कीस्टोन स्पीसी क्या होता है भैया? चलो पहले रुको, कमेंट बॉक्स में बता दो कि कीस्टोन स्पीशीज़ क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब ऑन कर लो। कीस्टोन स्पीशी वो स्पीशी होता है जो एक पूरे इकोसिस्टम को डिफाइन करता है, ठीक है, पूरे इकोसिस्टम को डिफाइन करता है। और अगर हम उस इस पर्टिकुलर स्पीशी को हटा दें
अगर हम उस पर्टिकुलर स्पीशी को हटा दें वहाँ से, तो हो सकता है कि वो इकोसिस्टम पूरा सर्वाइव ही ना करे, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ड्रास्टिक आ जाएंगे, जो अल्ट्रेशन होंगी वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन होगी, ठीक है। तो या फिर और ऐसे भी हो सकता है कि वो इकोसिस्टम सर्वाइव ही ना कर पाए। तो एलिफेंट्स आर कीस्टोन स्पीशीज। 3 सब स्पीशीज़ होती हैं इसकी, एक तो एशियन एलिफेंट्स की, इंडियन, सुमात्रन एंड श्रीलंकन। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में है ये, IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड में है, और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी शैल सी यू सून। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।